हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। आज हम डिस्कशन करेंगे कि एटीपी कैलकुलेशन इन बीटा ऑक्सीडेशंस के बारे में बात करेंगे, जहाँ से क्वेश्चन आता है। थोड़ा सिंपल सी चीज़ें हैं, देखिए। बीटा ऑक्सीडेशन हम पढ़ चुके हैं सबसे पहले कि बीटा ऑक्सीडेशन किसकी होता है ना, फैटी एसिड्स की होता है। फैटी एसिड जैसे आपको पता होगा एक ऑड चेन फैटी एसिड्स होता है, मतलब उनकी जो कार्बन के नंबर है ऑड नंबर रहेगा। मान लीजिए जैसे 17 रहेगा, 19 रहेगा, ये ऑड नंबर होता है। किसकी नंबर? कार्बन के नंबर, समझ रहे हो ना। अच्छा, यदि और एक रहता है इवन चेन फैटी एसिड्स, ठीक है। इवन चेन में हम देखेंगे जैसे 16 हो गया, 18 हो गया, 20 हो गया, ये कार्बन के नंबर इतना ही रहता है, उसको हम इवन चेन कहते हैं। फिर फैटी एसिड्स में सैचुरेटेड एंड नॉन सैचुरेटेड में आता है। सैचुरेटेड में आपकी कोई भी डबल बॉन्ड नहीं रहेगा, नो डबल बॉन्ड, ठीक है ना, डबल बॉन्ड नहीं रहेगा। एंड ऑन सैचुरेटेड जो रहते हैं, ऑन सैचुरेटेड में कुछ पूफा एंड मूफा भी रहता है, पॉली अनसैचुरेटेड रहता है, फिर मोनो अनसैचुरेटेड भी रहता है, मतलब कि एक डबल बॉन्ड भी रह सकता है, एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड भी रह सकता है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि जो फैटी एसिड की ऑक्सीडेशंस होता है, फैटी एसिड्स की ऑक्सीडेशन होने के बाद हमको क्या मिलेगा। दो तरीके के आपको तरीका समझ में आ गया, जो टाइप्स है, टाइप्स ऑफ फैटी एसिड्स आपको समझ में आ गया। उसके बाद हम देखेंगे बीटा ऑक्सीडेशन होने के बाद रिजल्ट क्या होता है, क्योंकि जो इवन चेन एंड ऑड चेन रहता है वहाँ से आपको अलग अलग रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट क्या है, बीटा ऑक्सीडेशन हम पढ़ चुके हैं। सो देखिए, तो पहले हम मान के चलेंगे इवन चेन के लिए, ठीक है। एक इवन चेन और एक ऑड चेन के लिए, दोनों के लिए मान के चलेंगे। इवन चेन के लिए जब फैटी बीटा ऑक्सीडेशंस होता है, जितनी कार्बन की है, मान लीजिए ये CH3 CH2 इस तरीके से रहता है ना फैटी एसिड से, तो है ना, मान लीजिए ऐसे है, फाइनली COH रहेगा। जब बीटा ऑक्सीडेशंस की स्टेप कंटिन्यू होता है, ठीक है, मतलब कि एक बार, है ना, एक बार ये क्या करेगा ना, एक एसिटिल कोएंजाइम्स को निकालेगा, एसिटिल कोएंजाइम्स रिलीज करेगा, ठीक है। अच्छा, जितने बार साइकिल, मतलब कि जितना कार्बन है, ठीक है, मान लीजिए 16 कार्बन है, ठीक है ना, इवन चेन हम बोल रहे हैं 16 कार्बन है, तो कितने बार ये साइकिल कंटिन्यू होगा यदि हम बात करेंगे तो या इवन चेन। अब हम देखेंगे कि इवन एंड ऑड चेन के लिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि जब बीटा ऑक्सीडेशंस होता है, बीटा ऑक्सीडेशंस में, ठीक है ना, जितने नंबर की कार्बन्स रहेगा, ठीक है, बीटा ऑक्सीडेशंस की जो रिजल्ट होता है, बीटा ऑक्सीडेशंस होने के बाद, बीटा ऑक्सीडेशन होने के बाद आपको अल्टीमेटली क्या मिलेगा, आपको एसिटिल कोएंजाइम्स मिलता है, ठीक है ना, कोएंजाइम्स मिलता है। एक चीज़ है, एक इसके लिए होता है, दो चीज़ हम देखेंगे कि इवन चेन के लिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे एंड ऑड चेन के लिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। आई होप आपको क्लियर होगा कि इवन एंड ऑड क्या है। एक लेके हम चलते हैं, इवन मान लीजिए 16 कार्बन की है, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे कि कितने बार बीटा ऑक्सीडेशन होगा ना, n/2 - 1 हम करके कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे n 16 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, 16/2 - 1 करेंगे। इसका मतलब है कि कितना बार होगा ना, 7 टाइम्स होगा। कितने बार बीटा ऑक्सीडेशन होगा ना, 7 टाइम्स बीटा ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे जब आप कैलकुलेट करोगे 7 टाइम बीटा ऑक्सीडेशन होगा, एंड इवन चेन कार्बन में क्या होता है, मतलब कि हर एक बार एक एसिटिल कोलिन रिलीज हो जाता है, समझ रहे हो ना। जैसे मान लीजिए एक 16 कार्बन एक है ना फैटी एसिड्स होता है, एक एसिटिल कोलिन रिलीज होगा, तो अब बाकी बच जाता है 15 कार्बन, फिर वही 15 कार्बन और एक बार बीटा ऑक्सीडेशन को चला जाता है, एक एसिटिल कोलिन रिलीज हो जाएगा, तो बचेगा 14 कार्बन, समझ रहे हो ना। इस तरीके से होता है, फिर और एक बार चला जाएगा, फिर बचेगा 13, ऐसे होते होते चलाता है। तो फाइनली जब लास्ट स्टेप होगा, एक तो एसिटिल कोलिन इधर निकलता है और लास्ट और भी एक एसिटिल कोलिन बच जाता है। तो इसलिए इवन चेन के लिए याद रखिए, इवन चेन के लिए जितने बार बीटा ऑक्सीडेशन हो रहा है, उससे एक, मतलब उससे जितना नंबर ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक एक्स्ट्रा एसिटिल कोलिन निकलेगा, यानी कि 8 एसिटिल कोलिन यहाँ पे निकलेगा, समझ रहे हो ना, एसिटिल कोलिन, ठीक है। 7 टाइम्स बीटा ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन नंबर ऑफ एसिटिल कोलिन रिलीज हो रहा है 8,
क्यों? क्योंकि हर एक बार तो एक एक एसिटिल कोलिन रिलीज हो जाएगा। जो लास्ट टाइम बीटा ऑक्सीडेशन होता है, जो फाइनल मतलब कि एक तो एसिटिल कोलिन जैसे निकलेगा, उसके साथ साथ जो दूसरा वाला निकलता है वो भी एसिटिल कोलिन होता है। तो इसलिए इवन चेन के लिए ये चीज़ होता है एसिटिल कोलिन। क्लियर हुआ? अच्छा, तो ऑड चेन के लिए हम थोड़ा बात करेंगे। ऑड चेन का मतलब कि जैसे हमने बात किया कि एन क्या हो सकता है, 15 हो सकता है, 17 हो सकता है, 19 हो सकता है, कुछ इस तरीके से रहेगा। तो ऑड चेन के लिए हम कैलकुलेट करेंगे n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 हम करके कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, कैसे होगा? मान लीजिए आप 17 मान के चलिए। ठीक है, अच्छा 17 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 हम करेंगे। इसका मतलब है कि 16 बाय 2 माइनस 1 करेंगे। समझ रहे हो ना? सो 16/2 8 है ना, 8 माइनस 1 तो 7। यहाँ पर भी 7 साइकिल ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन हो जाएगा। कितना साइकिल होगा ना? 7 साइकिल होगा। क्लियर हुआ? अच्छा, तो यहाँ पे क्या होता है, चीज़ें ट्विस्ट क्या आ जाता है, देखिए। जब ऑड चेन की बीटा ऑक्सीडेशन होगा, n मान लीजिए n 17 है, तो 7 साइकिल बीटा ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो 7 एसिटिल कोलिन बनेगा, एसिटिल कोलिन 7 बनेगा। उसके साथ साथ एक प्रोपियोनिल एसिड बनता है जो कि सक्सिनिल कोएंजाइम को कन्वर्ट हो जाता है, सक्सिनिल कोएंजाइम ए को। ठीक है, उनमें जो लास्ट एंड प्रोडक्ट, जैसे यहाँ पे मैंने बात की फाइनल प्रोडक्ट जो होता है, मतलब जब भी लास्ट टाइम बीटा ऑक्सीडेशन होता है उसमें 2 एसिटिल कोलिन बनता है, लेकिन ऑड चेन के लिए क्या होता है ना, फाइनल स्टेप जो रहेगा, जितना मतलब कि हर एक बार एक एक कार्बन को आपको निकालनी है, तो इस तरीके से चीज़ चलता है। लेकिन जो ऑड चेन के लिए जो लास्ट साइकिल जब होगा, तो यहाँ पे दो एसिटिल कोलिन नहीं निकलता है, एक एसिटिल कोलिन, इसके साथ साथ दूसरा होता है प्रोपेनिलिक एसिड। प्रोपेनिलिक एसिड जो होता है दैट इज कन्वर्टेड इनटू द सक्सिनिल कोएंजाइम से। समझ रहे हो ना? अच्छा, ये जो प्रोपेनिलिक एसिड जो होता है, इसको हमको कन्वर्ट करनी है सक्सिनिल कोएंजाइम ए। तो याद रखिए यहाँ पे कि एटीपी खर्चा होता है। क्लियर हुआ? अच्छा, क्योंकि हमको एनर्जी कैलकुलेशंस करनी है, एनर्जी हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे, कितना एनर्जी बन रहा है, मतलब प्रोड्यूस हो रहा है, कितना कितना एनर्जी इस्तेमाल हो रहा है, उसके बाद हम नेट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, मैंने बताया कि इभिन एंड ऑड 2 तरीके के फैटी एसिड्स होता है। इभिन चेन में कितने टाइम्स बीटा ऑक्सीडेशन होगा उसको हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं इस फार्मूला से। इभिन में, ऑड में हम क्या करते हैं, n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 करके कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे एंड प्रोडक्ट जो होता है, एंड प्रोडक्ट, ठीक है, नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन, जितने टाइम बीटा ऑक्सीडेशन होगा, नंबर ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू, जितने टाइम बीटा ऑक्सीडेशन होगा उतने नंबर की FADS2 बनेगा, उतने नंबर की NADH2 बनेगा। बट +1 मतलब कि और एक एसिटिल कोलिन बनेगा, एसिटिल कोलिन। एक एग्जाम्पल लेके हम समझ लेंगे, जैसे कि एक 16 कार्बन फैटी एसिड्स है, 16 कार्बन फैटी एसिड C16 हम मान के चलेंगे। तो इस केस में क्या होगा ना, यहाँ पे लिख देती हूँ ना, 16 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 यानी कि 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 7। तो 7 टाइम्स क्या होगा ना, बीटा ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, बीटा ऑक्सीडेशन होगा। क्लियर हुआ? बीटा ऑक्सीडेशन 7 टाइम होगा। जब बीटा ऑक्सीडेशन 7 टाइम होगा तो यहाँ पे 7 FADH2 बनेगा, यहाँ पे 7 NADH2 बनेगा। समझ रहे हो ना? अच्छा, तो एसिटिल कोलिन कितना बनेगा ना, 7 + 1, इसका मतलब है कि 8 एसिटिल कोलिन यहाँ पे बनेगा। आई होप आपको क्लियर होगा मैं क्या बोलने को कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पे 8 एसिटिल कोलिन बनेगा। क्लियर हुआ? अच्छा, इसके साथ साथ याद रखिए, जब बीटा ऑक्सीडेशन के लिए है ना 2 ATP उसको यूज़ करने के लिए मतलब कि जो एक्टिवेट करने के लिए 2 ATP इस्तेमाल होता है। तो 2 ATP इस्तेमाल होगा, तो जितना ATP बनेगा हम उससे 2 को माइनस कर लेंगे तो चीज़ें हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो कैलकुलेट करेंगे थोड़ा। अब देखिए एनर्जी कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो
1 NADH, तो आपको ये हमेशा याद रखनी है कि 1 NADH इज इक्वल टू, एक NADH जो होता है दैट इज इक्वल टू 2.5 ATP। कितना एनर्जी उससे निकलेगा? 2.5 ATP के बराबर। 1 FADH2 जो होता है दैट इज इक्वलेंट टू 1.5 ATP। आपको कुछ बुक में ये 3 मिल जाएगा, ये आपको 2 मिल जाएगा, लेकिन ये गलत है। हम रिसेंट स्टडी के अकॉर्डिंग बात करेंगे, ठीक है ना। रिसेंट ये तो बहुत पुराना हो गया, लेकिन अभी भी कुछ ग्रेजुएशंस वाले जो बुक होते हैं ना उसमें कुछ ऐसे दे रखा है, लेकिन अभी जब भी क्वेश्चन आएगा इसके अकॉर्डिंग हमको करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, 1 एसिटिल कोलिन जो होता है, ठीक है ना, 1 एसिटिल कोलिन, एसिटिल कोएंजाइम ए जो होता है, ये कहाँ एंट्री करता है ना, क्रेब्स साइकिल के अंदर, ठीक है ना। एक क्रेब्स साइकिल से आपको कितना एनर्जी मिलेगा देखिए, तो 10 है, लेकिन मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। देखिए, एक एसिटिल कोलिन जब क्रेब्स साइकिल में एंट्री करता है तो यहाँ पे एक NADH बन रहा है, 1 NADH, 2 NADH, 3 NADH बन रहा है, एक FADH बन रहा है, एक GTP बन रहा है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे 3 NADH बन रहा है, तो 3 इंटू 2.5 हम कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 6, 7.5 हो रहा है, समझ रहे हो ना। 3 इंटू 2 6 हो गया, 3 का आधा है ना 1.5, तो 6, तो उसके बाद 1 FADH2 बन रहा है, 1 FADH2 बन रहा है, तो 1 FADH इज इक्वल टू 1.5, तो 1.5 हो गया, एंड 1 GTP बन रहा है, तो ये हो गया 1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे यदि हम बात करेंगे 7, 8, ठीक है, 9, 10 ATP बन रहा है। तो एक एसिटिल कोएंजाइम्स जब क्रेब्स साइकिल के अंदर एंट्री होगा तो आपको 10 ATP बनेगा, समझ रहे हो ना, 10 ATP बनेगा। तो यहाँ पे जो हम एनर्जी कैलकुलेशंस कर रहे थे, ठीक है, कहाँ गया आपका? हाँ, यहाँ पे हमने एनर्जी कैलकुलेशंस कर रहे थे, देखिए, तो हाँ, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दे रखा है कि 7 NADH, 7 FADH, तो 7 इंटू 2.5 कर लेंगे, 7 इंटू 1.5 कर लेंगे, एंड तो 8 एसिटिल कोलिन बन रहा है। एक एसिटिल कोलिन से 10 ATP बन रहा था, ये ATP की नंबर है, ठीक है ना, इस वाला बक्स। तो क्या हो जाएगा इसमें? क्या होगा ना, 7 इंटू 2 14, 7 की हाफ क्या होता है? 3.5 होता है, 14 17.5 हो जाएगा। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे, 17.5 हो जाएगा। ये 7 इंटू 1 7, 7 की 3.5 होगा, 7 3 10.5 हो गया, ठीक है। ये हो रहा है, ठीक, सही है ना। अच्छा, ठीक है, तो ये हो गया 80। तो कुल मिला के कितना होगा ना, 18 20, ये हो गया 28 प्लस ना 38, सॉरी 18 प्लस 10 28, 80, तो 108 कितना ATP बनेगा? 108 बनेगा। ये जो ATP है दैट इज द ग्रॉस ATP, ये जो ATP है ग्रॉस ATP। हमको नेट ATP निकालनी है, तो ठीक है, नेट ATP हमको निकालनी है। तो नेट के लिए हम क्या करेंगे ना, नेट ATP कितना बन रहा है? 2 ATP खर्चा हो रहा था, यहाँ पे हम बोल रहे थे, तो इसका मतलब है कि 108 ATP माइनस 2 कर लेंगे, तो 106 नंबर ऑफ ATP बनेगा, ठीक है, 106। तो कितना ATP बनेगा? 106 नंबर ऑफ ATP बनेगा। आई होप आपको क्लियर होगा कि कैसे ATP कैलकुलेट किया जाता है। ये तो हो गया इवन चेन वाले के लिए। ऑड के लिए हम थोड़ा देख लेंगे कि किस तरीके से चीज़ें चलता है। ऑड चेन के लिए, ठीक है, ऑड चेन के लिए बात करेंगे। ऑड का मतलब है कि एन क्या हो सकता है? 15 हो सकता है, 17 हो सकता है, 19 हो सकता है, कुछ इस तरीके से रहेगा। ऑड चेन में हम कैलकुलेशंस के लिए एन -1 डिवाइडेड बाय 2 -1 करेंगे। कितने बार बीटा ऑक्सीडेशंस होगा तो आप उसको ऐसे कैलकुलेट करोगे। तो मान के चलिए 17 है ना, हम ऐसा कार्बन एक लिया है, ऐसा एक फैटी एसिड लिया है जिसमें 17 कार्बन है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 17 -1 डिवाइडेड बाई 2 -1 करेंगे, तो क्या हो जाएगा ना, 16 डिवाइडेड बाई 2 -1, यानी कि 8 -1 इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे 7 साइकिल बनेगा। क्लियर हुआ आपको? कितना बार बीटा ऑक्सीडेशन होगा ना, 7 टाइम्स बीटा ऑक्सीडेशन होगा। ऑड चेन के लिए क्या होता है ना, ऑड चेन के लिए एक चीज़ें चलेगा कि जब भी बीटा ऑक्सीडेशंस होगा, ठीक है, बीटा ऑक्सीडेशंस में होता क्या है,
जितने भी कार्बन कंटेंट रहता है हर एक स्टेप में क्या होगा, एक एसिटिल कोलिन निकल जाता है। मान लीजिए 17 कार्बन है तो एक बार एसिटिल कोलिन निकल जाएगा, एक बार बीटा ऑक्सीडेशन हुआ तो यहाँ पे बच जाएगा 16 कार्बन। ठीक है, ये 16 कार्बन और एक बार राउंड और जाएगा तो और एक कार्बन जो है एसिटिल कोएंजाइम्स की फॉर्म में निकल जाएगा, बच जाएगा 15। ये 15 फिर और एक बार चला जाएगा, फिर समझ रहे हो ना, फिर और एक बार चला जाएगा तो बचेगा, एक एसिटिल कोलिन फॉर्म में चला गया तो 14 बचेगा। समझ रहे हो ना। तो इसलिए क्या होता है ना, ऑड चेन के लिए जो फाइनल जो चीज़ें रहेगा, मतलब कि फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, इवन चेन के लिए क्या हो रहा था, एक एसिटिल कोलिन फाइनल जो लास्ट वाला स्टेप में भी और एक एसिटिल कोलिन बन रहा था, तो इसलिए 2 एसिटिल कोलिन हुआ था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जितने बार बीटा ऑक्सीडेशन हो रहा है उतना एसिटिल कोलिन प्लस क्या होता है, एक प्रोपियोनिल बनता है ना, प्रोपिनल एसिड बनता है, प्रोपिनल एसिड। ये जो प्रोपिनिल एसिड्स होता है दैट इज सक्सिनिल कोएंजाइम्स को कन्वर्ट हो जाता है। प्रोपिनिल एसिड जो है सक्सिनिल कोएंजाइम्स को कन्वर्ट होने के लिए यहाँ पे एटीपी की इस्तेमाल होता है। ठीक है, अच्छा तो हमेशा याद रखिए फैटी एसिड जब बीटा ऑक्सीडेशन करता है उसको इनिशिएट करने के लिए 2 एटीपी खर्चा होता है। तो लेकिन ऑड चेन फैटी एसिड्स को कंप्लीट साइकिल करवाने के लिए आपको 3 एटीपी की इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनका जो लास्ट प्रोडक्ट है एसिटिल कोलिन तो है, उसके साथ साथ प्रोपेनिल है, प्रोपेनिल को हमको सक्सिनिल कोएंजाइम्स को कन्वर्ट करनी है, और सक्सिनिल कोएंजाइम्स को कन्वर्ट करवाने के लिए वहाँ पे एक एटीपी की इस्तेमाल होता है। इवन चेन के लिए हमने 2 एटीपी खर्चा किए थे, लेकिन ऑड चेन के लिए याद रखिए आपको 3 एटीपी खर्चा करना पड़ेगा। ठीक है, जहाँ पर यहाँ पे हमने 2 एटीपी खर्चा किए थे। क्लियर हुआ आपको चीज़ें? तो देखिए, तो अब हम थोड़ा कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हमने 17 कार्बन लिया है तो 7 साइकिल कंटिन्यू होगा। तो देखिए, तो अब हम थोड़ा कैलकुलेट करेंगे। देखिए, तो सब बीटा ऑक्सीडेशन 7 साइकिल ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, बीटा ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यहाँ पे 7 NADH बनेगा। तो 7 NADH इज इक्वल टू 2.5 ATP की बराबर होता है। 7 FADH2 बनेगा तो 1.5 की बराबर होता है। ठीक है, अच्छा उसके साथ साथ बनेगा क्या ना 7 एसिटिल कोएंजाइम। एक एसिटिल कोएंजाइम से आपको 10 एटीपी बनता है, तो इसलिए हम ऐसे उसको भी ऐसे कर लेंगे। अच्छा यहाँ पे देखिए जो सक्सिनिल कोएंजाइम्स ए बना, तो थोड़ा मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, किसको, क्रेब्स साइकिल को। देखिए सक्सिनिल कोएंजाइम्स यहाँ पे है, यदि आप फोकस कर पा रही हैं, सक्सिनिल कोएंजाइम्स कुछ यहाँ पे है। ठीक है, जब ये जो सक्सिनिल कोएंजाइम बना था, प्रोपेनिल को हमने सक्सिनिल कोएंजाइम्स में यूज़ किए थे, इस सक्सिनिल कोएंजाइम यहाँ पे एंट्री मार रहा है, तो इसलिए यहाँ पे एक सक्सिनिल कोएंजाइम जब मतलब रिड्यूस होगा, ऑक्सीडेशन होगा, एक GTP बनाएगा, एक FADH बनाएगा, एक NADH बनाएगा। तो एक सक्सिनिल कोएंजाइम्स के लिए जब हम कैलकुलेट करेंगे, एक सक्सिनिल कोएंजाइम्स के लिए, तो 1 FADH टू 1 NADH2 एंड 1 GTP बन रहा है। तो 1 FADH2 1.5, 1 NADH2 2.5 एंड 1, तो कितना हो गया 3 4 5, तो 5 ATP की बराबर हो गया। क्लियर हुआ? एक जो सक्सिनिल कोएंजाइम्स है दैट इज इक्विवेलेंट टू 5 ATP। ठीक है, ये आपको आई होप क्लियर होगा। तो 5 ATP हो रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 1 है ना, 1 जो है आपकी 1 सक्सिनिल कोएंजाइम ए, ठीक है, जो कि 5 ATP की बराबर है। ये सारे जो होते हैं ये ATP के लिए है। तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, इसको करेंगे क्या हो जाएगा, 7 × 2 14, 7 की 0.5 हो गया, मतलब कि 17.5 हो गया। इसको करेंगे तो 7 10.5 हो जाएगा। ठीक है, सही है। ये इसको करेंगे तो 17 हो जाएगा प्लस 5 हो गया। तो क्या हो गया ना, 5 17 18 28 ये हो गया 70 98 ये हो गया 5 103 ATP। कितना ATP बन रहा है? सो इसको हम क्या कहेंगे ना, ग्रॉस ATP कहेंगे। क्या कहेंगे? ग्रॉस ATP। उसके बाद नेट ATP हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, नेट ATP जो है हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं बात की थी कि 3 ATP खर्चा होगा। एक तो उसको इनिशिएट करने के लिए होगा, एंड दूसरा जो ATP होता है कैसे, आपका जो प्रोपेनिल को सक्सिनिल कोएंजाइम्स करने के लिए। तो यहाँ पे 103
3 माइनस 3 करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो नेट एटीपी ऐसे ही होता है। तो एनर्जी कैलकुलेशंस हम कुछ ऐसे ही करेंगे। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर होगा। फिर भी कोई डाउट है पूछ लेना, ठीक है। सो बाय बाय।